Hello students, welcome to you all. So student, today we will continue the chapter working of institution. तो आज हम working of institution इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. So this is the fourth part of the chapter. So today let's have a look at the topic the president. यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर. While the prime minister is the head of द गवर्नमेंट, देखिए जो आपकी गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो जहाँ पर आपके प्राइम मिनिस्टर सरकार या गवर्नमेंट के हेड होते हैं, वहीं पर जो आपके प्रेसिडेंट हैं, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. यानी कि पूरे देखिए जो आपका राष्ट्र होता है, राष्ट्र राज्यों का समूह है, तो जो राष्ट्र है उसके पूरे हेड जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट. इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर्स. तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे सिस्टम की बात करें, जो हमारा राजनीतिक एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनका जो कार्य होता है उनके नाम के आधार पर ही चलता है. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर द लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो इसे आप सेम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन. तो जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन है आपकी, तो वहाँ पर भी देखिए सेम ही होता है. जितने भी फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट फंक्शंस, तो देखिए जितने भी वहाँ पर सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं, तो उनमें मेन जो वहाँ पर वर्क होता है उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है प्रेसिडेंट का. इसके अलावा देखिए जो भी आपके लॉज बनते हैं उनमें भी प्रेसिडेंट के ही साइन होते हैं. द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो सारा निरीक्षण करते हैं जितनी भी फंक्शनिंग होती हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे देश के अंदर, सो दैट दे ऑपरेट द हार्मनी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट्स. और साथ ही वो इसलिए भी इन सभी को सुपरवाइज करते हैं ताकि ये सभी इंस्टीट्यूशन मिलजुल कर काम करें, भाईचारे के साथ काम करें, और जो स्टेट के आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उन्हें पूरा किया जा सके. द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, उनका चुनाव डायरेक्टली नहीं होता लोगों के द्वारा. द इलेक्टेड मेंबर्स of parliament MPs and the elected member of the legislative assemblies MLAs elects her. तो देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें कौन चुनता है, तो देखिए इसमें जो पीपल होते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो पीपल होते हैं, तो डायरेक्टली वो नहीं चुनते. यहाँ पर कौन चुनते, देखिए जो लोग हैं उनके द्वारा चुने हुए MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोगों के द्वारा ही चुने हुए MLA जो आपके स्टेट्स में होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं. अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन. और देखिए इसमें जो भी मेजॉरिटी मिलती है कैंडिडेट को, जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उठते हैं, तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं. दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट ऑफ द एंटायर नेशन. और देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं पूरे देश के, इन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाता है. एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. हालांकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वे डायरेक्टली जनादेश का दावा नहीं करते, जैसा कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं. This ensures that the remains only a nominal executives. तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केवल यानी कि नाम मात्र के लिए कार्यपालिका में भूमिका निभाते हैं. द सेम इज ट्रू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. और जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, उस मामले में भी ये सत्य है. इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप सरसरी तौर पर संविधान को पढ़ें, यू वुड थिंक दैट देयर इज़ नथिंग दैट सी कैन नॉट डू. तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है जो नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति. ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविस्ट्स टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट.
जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं सभी में किसका नाम होता है? प्रेसिडेंट का। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी देखिए मेजर पॉलिसी होती हैं, डिसीजन होते हैं, जितने भी आपके नए लॉ बनते हैं सभी किसके नाम से इश्यू होते हैं? प्रेसिडेंट के। उनमें साइन किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं कंट्री में वो सभी किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए जो आपके सुप्रीम कोर्ट के होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू other countries etc. all international treaties and agreements are made in the name of the president। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सभी किसके नाम से हो रही हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। उनमें साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर जितने भी फोर्सेज हैं यहाँ पर इंडिया में, सभी के जो कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर, वो कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि जितनी भी पावर्स होती हैं उनका यूज़ प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन साथ ही किसके एडवाइस लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उनकी ये एडवाइस वहाँ पर लेते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। और साथ ही जो प्रेसिडेंट होते हैं तो कोई भी एडवाइस है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसे दोबारा एक बार कंसीडर करने के लिए कह सकते हैं। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन, लेकिन अगर वही एडवाइस दोबारा दी जाती है, सी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। तो इसमें उन्हें उसी के अकॉर्डिंग एक्ट या कदम उठाना होता है अगर वही एडवाइस, सेम एडवाइस दोबारा दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। तो देखिए आपको अभी बताया गया था कि जो भी आपके पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ बनता है तो प्रेसिडेंट ही उसमें फाइनली साइन करते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स, अगर जो राष्ट्रपति चाहते हैं, सी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, बट इफ़ पार्लियामेंट पास द बिल अगेन सी हैज़ टू साइन इट। तो देखिए क्या होता है कि जो भी आपके बिल होते हैं, जो नए नए लॉज बनते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो उसे एक बार दोबारा वापस पार्लियामेंट भेज सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट से अगर दोबारा वो बिल पास हो जाता है तो फिर उन्हें साइन करने होते हैं। सो यू मे वंडर दैट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। क्या वे केवल अपने इच्छा अनुसार कुछ कर सकते हैं? देयर इज वन वे इम्पॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन अ पार्टी or coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो अपने एक कह सकते हैं अपने विवेक से जो काम करते हैं प्रेसिडेंट, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो उन्हें जो भी वहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी है, कोलिजन गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार, तो वहाँ पर वो उसे चुनते हैं। और साथ ही जो नए प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें एक तय समय पे एक लिमिटेड टाइम में पार्लियामेंट में बहुमत साबित करने के लिए भी कह सकते हैं। When no party's coalition gets a majority in the लोकसभा, अगर कोलिजन ना हो और मेजोरिटी हो लोकसभा में, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिरेक्शन डिसर्टन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन muster majority support in the Lok Sabha।
So students, this was the presidential system in India. So does it apply in the other democracies also? So let's know about that. The presidential system. तो देखिए कई जगह अलग भी होता है सिस्टम. प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी वर्क होते हैं वहाँ पर हालांकि नाम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन एडवाइस किससे लेनी पड़ती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. कई ऐसी कंट्रीज़ में भी हैं आपके वर्ल्ड में जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति वो हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट. समझ सकते हैं आप. इंडिया में केवल हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर कौन है? पीएम. लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दोनों पावर्स किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ प्रेसिडेंट. बात करें हम यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास दोनों पावर होती है. वे हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और साथ ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी. द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो देखिए यहाँ पर यूएस में क्या है, आपका जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें चुना जाता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा. लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट नहीं चुना जाता. यहाँ पर कौन चुनते हैं? आपके एमपी और एमएलएस. ही पर्सनली चूजन एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर. और देखिए वहाँ पर पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वे पर्सनली अपने मिनिस्टर चुन सकते हैं और उन्हें नियुक्त कर सकते हैं. द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाई लेजिस्लेचर कॉल्ड द कांग्रेस इन द यूएसए. तो वहाँ पर भी देखिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो अभी भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लेजिस्लेचर, जिसे वहाँ बोला जाता है कांग्रेस. बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ. लेकिन जो वीटो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द कांग्रेस. लेकिन यहाँ पर देखिए उसे मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है कांग्रेस में. एंड नीदर इज ही आंसरेबल टू देम. और ना ही वे किसी भी बात के लिए जवाबदेह होते हैं उनके प्रति, अपनी जो वहाँ पर लेजिस्लेचर होते हैं, यानी कि सारी पावर्स उनके पास ही होती हैं. ही हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years. उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है. इंडिया में कितना है आपका? 5 साल का. और अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर है आपका 4 साल का, 4 years. एंड completes it even if his party does not have a majority in the Congress. और वो इसे पूरा करते हैं चाहे उनकी जो पार्टी है उसे मेजॉरिटी ना हो वहाँ पर कांग्रेस में, यानी कि जो लेजिस्लेचर होता है उनका. दिस मॉडल इज़ फॉलोड इन द मोस्ट कंट्रीज़. और यही मॉडल जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कई कंट्रीज़ में फॉलो होता है. बात करें तो कंट्रीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़. Given the certainty of the president, this system is government is called the presidential form of government. तो इसे क्या बोला जाता है? presidential form of government. In countries like ours that follows the British model. और हमारे जो कंट्री है, हमारी कंट्री, वहाँ पर ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया जाता है. The parliament is supreme. यानी कि यहाँ पर कौन सुप्रीम है? आपकी पार्लियामेंट, जैसा कि कहाँ पर है? ब्रिटेन में. Therefore our system is called the parliamentary system of government. इसीलिए जो हमारा सिस्टम है उसे बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर रहती है उसे बोला जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक द जुडिशरी, यानी कि जो आपकी न्यायपालिका होती है. सो अंडर द टॉपिक ऑफ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, now we will study about judiciary. Let us listen one final time to the story of office memorandum. तो आपने देखिए शुरू में ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ा था जो आपका मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया था. That we started within. This time let us recall the story, but imagine how different the story could have been. तो यहाँ पर हम स्टोरी को एक बार रिकॉल तो करते हैं और साथ ही इमेजिन करते हैं कि कितनी ये डिफरेंट हो सकती थी. Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by
एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर जो उन्होंने अपना फैसला दिया था वो सभी ने एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट का। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर नीचे यहाँ पर दी गई जो सिचुएशंस हैं अगर वो हों, घटित हों, तो क्या हो सकता है। इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था ना हो यहाँ पर आपके देश में। इवन इफ़ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, और कल्पना कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट हो, इफ़ इट हैज़ नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो जज है उन्हें पावर ना दी जाए। इवन इफ़ इट हैड द पावर, और मान लीजिए इसे ही पावर दी जाए। इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, और कोई भी भरोसा ना करे सुप्रीम कोर्ट पर, और मान लीजिए कि इसके पास सारी पावर्स होती है और कोई भी ट्रस्ट तब भी नहीं करता इस पर, इनके जो भी फैसले होते हैं। इवन इफ़ इट गेव द फेयर जजमेंट, और साथ ही अगर कल्पना कीजिए कि अगर ये बहुत ही फेयर जजमेंट दें। इफ़ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मान लिया कोई अपील करे अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर, डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, और वो जजमेंट को एक्सेप्ट ना करें, तो क्या होगा इन परिस्थितियों में। दिस इज़ वाई, तभी एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। देखिए इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है। तो जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपका जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, इनसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है आपकी जुडिशरी। इनके अपने इंडिपेंडेंट वर्डिक्ट्स होते हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितने भी देखिए आपके कंट्री में जितने भी लेवल के कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों, सभी को मिलाकर बनती है आपकी जुडिशरी, यानी कि जो कोर्ट सिस्टम है उसे बोला जाता है जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय वो सभी पूरे देश के लिए है, इसका फैसला सबसे बड़ा होता है। हाई कोर्ट्स इन दी स्टेट्स, इसके बाद आते हैं आपके स्टेट्स में हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स ऑफ द लोकल लेवल। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं और उसके अलावा कुछ लोकल लेवल पे भी आपके कोर्ट्स आते हैं, जैसे आपके फैमिली कोर्ट्स होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, तो वो भी आते हैं। इंडिया हैज़ अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। मान लीजिए कि बाकी अगर कोर्ट्स हैं, जैसे आपके हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यहाँ पर कोई फैसला दिया जाता है तो जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है। इसके बाद उसमें कोई भी चेंज की गुंजाइश नहीं होती है। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, और ये सारी डिस्प्यूट ले सकते हैं। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर कौन कौन से जो अपील है वो सुनी जाती हैं, जैसे बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो यहाँ के नागरिक हैं कंट्री के, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। मान लिया गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई सिटीजन करें, यहाँ पर अपील करें, तो उसमें फैसला देते हैं। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट्स, मान लिया दो राज्यों के बीच कोई विवाद है तो उनके बीच भी ये कर सकते हैं, फैसले दे सकते हैं। बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन एंड स्टेट लेवल, और इसके अलावा मान लीजिए गवर्नमेंट है जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल गवर्नमेंट, तो उसके बीच जो भी डिस्प्यूट हैं उसमें भी ये फैसला दे सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, तो उसके केस सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो हाईएस्ट कोर्ट है आपकी कंट्री की, जैसा आपको बताया गया था। इट कैन हेयर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, और साथ ही मान लीजिए कोई डिसीजंस हैं हाई कोर्ट्स के तो उन्हें भी ये फिर से रिकन्सिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपील की जा सकती है, और जो भी हैं डिसीजंस हाई कोर्ट के वो चेंज भी कर सकती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। तो अभी आपको बताया गया था ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनके अंडर कंट्रोल नहीं होती है, ये फ्री होती है।
द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो जज भी होते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे वर्क नहीं करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर, या उसके जो आपकी पार्टी है पावर में, तो उसकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग भी ये काम नहीं करते हैं बल्कि फ्री करते हैं। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स, तभी जो आपकी आधुनिक जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर कोर्ट्स हैं। दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस, इंडिया में भी सेम सिस्टम है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए जो जज होते हैं आपके, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, ये इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट। लेकिन ये किसकी सलाह से करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो तभी वे जजों को नियुक्त करते हैं। इन प्रैक्टिस इन नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। और इसका मतलब ये भी है कि जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही न्यू जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और जो हाई कोर्ट के होते हैं उन्हें क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंट द चीफ जस्टिस, जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो सीनियर जज होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द पोजीशन। देखिए कितनी बड़ी पावर है, अगर एक बार किसी को अपॉइंट कर लिया जाता है, किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, तो उन्हें हटाना इम्पॉसिबल होता है लगभग, फ्रॉम द पोजीशन, उनकी जो भी पोजीशन है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एज रिमूविंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना मुश्किल है, वैसे ही जज को रिमूव करना भी मुश्किल है। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और ये तभी है जब क्या है? इम्पीचमेंट हो, या कि जो महाभियोग है वो लगा दिया जाए, और कितना वहाँ पर बहुमत होना चाहिए? 2/3 मेंबर ऑफ द 2 हाउसेज, जो आपके लोकसभा है राज्यसभा, उसके 2/3 मेंबर्स, इनका वहाँ पर मेजॉरिटी होनी चाहिए। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और अभी तक देखिए इंडियन हिस्ट्री में ऐसा अभी तक इम्पीचमेंट मोशन अभी तक नहीं हुआ है जब किसी जज को इस तरह से रिमूव किया गया हो। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन दी वर्ल्ड, और ये जो आपकी इंडियन जुडिशरी है ये बहुत शक्तिशाली है पूरे विश्व में। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो भारतीय संविधान, उसमें भी अगर कोई व्याख्या करनी है तो उसमें भी किसके पास अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो देखिए किसी भी लॉ को वे इनवैलिड कर सकते हैं, चाहे वो आपकी लेजिस्लेचर से पास हुआ हो और चाहे उससे एग्जीक्यूटिव ने क्या कर दिया हो? लॉ बना दिया हो। वेदर एट द यूनियन लेवल, एट द स्टेट लेवल, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो वो लॉ या चाहे स्टेट लेवल पे। इफ़ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as the judicial review. और देखिए कोई भी लॉ है अगर उन्हें चैलेंज किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। तो जो भी बेसिक आपके प्रिंसिपल हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वे भी पार्लियामेंट बदल नहीं सकते हैं यहाँ पर।
The powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights. तो इन्हें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, उनका गार्जियन भी माना जाता है क्योंकि ये उसकी रक्षा करते हैं. We shall see in the next chapter, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे. The citizen have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violation of their rights. तो देखिए, we can seek to Supreme Court if our any fundamental rights, any rights is violated. In recent year of the courts have given several judgments and direction to protect public interest and human rights. तो कई बार ऐसे उन्होंने फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the action of government. अगर देखिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आपका पब्लिक इंटरेस्ट है अगर हर्ट हो तो कोर्ट उसमें क्या कर सकता है, बचाव कर सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इसे बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL. और PIL क्या होता है आपका, ये होती है आपकी जनहित याचिका. द कोर्ट्स intervene the prevent the misuse of government's power to make decisions. और देखिए इस तरह जो भी गवर्नमेंट के जो पावर होती है डिसीजन बनाने में, उन्हें इम्प्लीमेंट करने में, तो इस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, कोर्ट्स का. दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑफ द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स. दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल. और इसी कारण देखिए क्योंकि सारा कंट्रोल जुडिशरी के पास है तो तभी सबसे ज़्यादा हाई लेवल कॉन्फिडेंस होता है लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास. सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक दिस चैप्टर एंड्स हियर. आई होप you understood it well. You knew about the working of institution. So, thanks for watching.